हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है वेरिएंट एंड इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ आप जानते हैं जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। तो डायरेक्टली जो है जैसे कि हम टाइम मेज़र कर सकते हैं, लेंथ मेज़र कर सकते हैं, मास मेज़र कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली जैसे कि हम वेलोसिटी और वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन भी मेज़र कर सकते हैं। वेरिएंट फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज हो जाएंगी। अब वो देखिए किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो जाएंगी। कंसीडर कर लीजिए कोई आपके पास जो है बॉडी है, और अगर हम ये कह दें कि इसका मास m है और ये बॉडी जो है रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो आप जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो रेस्ट में अगर पार्टिकल है या बॉडी है और उसका मास हम एम कह रहे हैं, तो इस बॉडी को अगर हम v वेलोसिटी से मूव करवा दें और ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, एज लगभग ये मान लीजिए कि c के इक्वल हो, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो, तो मास जो है वो हमारा m नहीं रहता, वो हमारा क्या हो जाता है, m डैश हो जाता है। तो देखिए रेस्ट में जो था मास कुछ और था, और जब बॉडी मोशन के अंदर आई तो इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मास जो है हमारा क्या हो गया, मास हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गया है। तो ये क्वांटिटी जो रेस्ट में कुछ और वैल्यू दे रही है और मोशन में कुछ और वैल्यू दे रही है, तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब देखिए अगर मास चेंज हो गया तो एम सी स्क्वेयर से हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी चेंज हो गई तो वर्क चेंज हो जाएगा, और वर्क चेंज हो गया तो ये मान लीजिए कि फोर्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि मास चेंज हो रहा है। उसके बाद देखिएगा इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड ना करे, सिर्फ जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहे। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारी कांस्टेंट है तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ हमारी कौन सी हो जाएंगी, वो हमारी इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। जैसे कि पावर है, टॉर्क है, ये हमारी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारी इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं। तो वेरिएंट क्वांटिटीज़ का किसके ऊपर किससे इफ़ेक्ट होता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो उस हिसाब से हमारी फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी क्या कहलाएंगी, वेरिएंट फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। और रिलेटिविटी के अंदर ऐसी हम 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ स्टडी भी करेंगे। जैसे कि मास, हमारा जो है बॉडी जब रेस्ट में होगी और बॉडी जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी तो मास चेंज हो जाता है। इसी तरह से टाइम भी क्या कर जाता है, चेंज हो जाता है, और लेंथ भी चेंज हो जाती है। और मास चेंज होने की वजह से एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं और मोमेंटम में भी चेंजेस आते हैं। इट मीन्स ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ हो गई, ये वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, ये वेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन जो है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में चेंजेस ला देता है। तो द वेरिएंट क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव डिफरेंट वैल्यूज़ व्हेन दे आर इन रेस्ट एंड व्हेन दे आर इन मोशन। इसी में एक छोटी सी टर्म जो है हमारे पास आती है कि जो रेस्ट पोजीशन है और जो मोशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्या ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ हैं या ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ वो हो गई जो डिपेंड नहीं करेंगी वेदर द ऑब्जर्वर इज़, वेयर इज़ द ऑब्जर्वर, कौन उनको देख रहा है। तो वो इंडिपेंडेंट रहेगी, कोई उनको देखे, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर अगर कोई फ़र्क ना पड़े तो वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास 3 ऑब्जर्वर्स हैं, और 3 ऑब्जर्वर्स में से ए ऑब्जर्वर और बी ऑब्जर्वर दोनों जो हैं ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ये हमने कंसीडर कर लिया। और जो सी ऑब्जर्वर है, कंसीडर कर लीजिए कि वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। और जो ए और बी ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ये भी कंसीडर कर लीजिए कि दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन के अंदर भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ए को बी और बी को ए रेस्ट में नज़र आएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू बी ए
बी इज़ इन रेस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू बी ए इज़ इन रेस्ट, ये रेस्ट के अंदर है। तो आप ए को विद रिस्पेक्ट टू बी देखिए या बी को विद रिस्पेक्ट टू ए देखिए, बोथ आर इन रेस्ट। इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर आप सी से ए को देखें तो सी का जो बंदा है वो तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा रह गया और ए में जो बंदा बैठा है वो आगे निकल गया। तो इसका मतलब ए जो है विद रिस्पेक्ट टू सी किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। सिमिलरली सी से जो ऑब्जर्वर देख रहा है, सी ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसको बी जो है ऑब्जर्वर वो मूव करता हुआ टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू सी ए इज़ इन मोशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सी बी इज़ इन मोशन। तो आपका जो रेस्ट है, अब देखिए ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बी तो रेस्ट में था, लेकिन ए विद रिस्पेक्ट टू सी मोशन में आ गया। सिमिलरली बी जो है वो ए के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में था, लेकिन जब आपने बी को सी से देखा तो वो किसके अंदर आया, मोशन में। तो रेस्ट और मोशन की जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। इनको आप किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से या एक पर्टिकुलर ओरिजिन से या एक रेफरेंस लाइन से रिलेट करके ही स्टडी करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वेदर द गिवन बॉडी इज़ इन रेस्ट और इट इज़ इन मोशन। तो रेस्ट और मोशन जो है ऐसे ही हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें ये बताना पड़ेगा कि रेस्ट हम कहाँ से स्टडी कर रहे हैं और मोशन हम कहाँ से स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, जो आपके एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब गैलीलियन जो है साइंटिस्ट का नाम है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपको चीज़ों को लेकर जाना है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम, इक्वेशंस। तो इसका मतलब एक जगह की इक्वेशंस को आपने दूसरी जगह की इक्वेशंस से रिलेट करके स्टडी करना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ने से पहले यहाँ पर एक कंडीशन जो है, एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लें कि गैलीलियन ने जो भी इक्वेशन दी थी वो अगर यहाँ पर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लेंगे तो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। रिलेटिविटी जब भी हम पढ़ेंगे, जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसीडर करेंगे वो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहली कंडीशन या पहली अजम्पशन क्या है आपकी कि सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होंगे, आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। और अब ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन देखिएगा कि कोई भी यूनिवर्स के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही नहीं। तो हमारी अजम्पशन ये रहेगी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अर्थ के ऊपर, अर्थ की लैब्स के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उन लैब्स को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, यानी कि उन लैब्स के अंदर न्यूटन्स के सारे लॉज जो हैं ओबे होंगे। यही डेफिनेशन थी हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सेकेंड पॉइंट, जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो जब भी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा वी वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी स्मॉल वेलोसिटी होगी एज़ कंपेयर टू सी। ये भी तो बताना पड़ेगा ना किसके कंपैरिजन में आपको आप उसको कम ले रहे हैं। तो एज़ कंपेयर टू सी वो वेलोसिटी बहुत कम होने वाली है आपकी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बहुत कम वेलोसिटी के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए काम करता है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी कहाँ आपकी अप्लाई होंगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई होंगी। तो यहाँ देखिएगा कि क्या सेटअप कंसीडर किया गया है। ये मान लीजिए कि ये आपके पास एक जो है को फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन के ऊपर यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर बैठा है। तो ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है, ये कंसीडर कर लीजिएगा। तो इसकी जो एक्सिस हैं वो आपने एक्स वाई जेड जो है कंसिडर कर ली और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह दिया है। टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो टाइम के ऊपर इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा और भी है, लेकिन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो पोजीशन है वो रेस्ट नहीं है। यहाँ पर तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो हमारा इस तरह से था कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, यानी कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा किस में है, रेस्ट में है। तो कंसीडर करके देखिएगा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका यूं का यूं है।
लेकिन टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर वो राइट साइड में एक कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव करने लगा। और जब टाइम टी हो गया, तो टाइम टी हो गया तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर तो यहाँ था। लेकिन जब आप हमने कंडीशन लगा दी कि राइट साइड में मूव करेगा और वी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो टी टाइम बीत जाने के बाद तो वो यहाँ कहीं होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारा जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको हम एस डैश कह रहे हैं, और जो राइट साइड डायरेक्शन के अंदर यानी कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और वी वेलोसिटी जो है आपके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। दिस आर ऑल द कंसिडरेशंस। और इसका जो ओरिजिन है वो ओ डैश है। तो इस ओरिजिन के ऊपर भी कंसिडर कर लीजिए कि ऑब्जर्वर बैठा है। इसकी कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश से इंडिकेट कर लिया है। एंड लेट अस कंसीडर एनी पर्सन इज सिटिंग हेयर। यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है। तो आप ओवरऑल इस पूरे फिगर को, इस पिक्चर को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि दो ट्रेन के डब्बे थे। दो ट्रेन के डब्बे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो टाइम के ऊपर यहीं पर थे। लेकिन जब जैसे ही आपने क्लॉक ऑन की, एक ट्रेन का डब्बा वी वेलोसिटी से यहाँ मूव कर गया है, ठीक है। और ये जो आपका वी वेलोसिटी से ट्रेन का डब्बा मूव कर रहा था ना, इसके अंदर पी पैसेंजर बैठा था। तो आपको पता है ये जो पी पैसेंजर बैठा है, ये भी तो वी वेलोसिटी से ही मूव कर गया ना इस ट्रेन के डब्बे में। तो अब देखिएगा हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहाँ लगेंगी, इनर्शियल फ्रेम में लगेंगी। तो क्या ये जो दो हमारे ट्रेन के डब्बे या जो दो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किए हैं, क्या इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? अब ये जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर ये जो ऑब्जर्वर बैठा है वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पर एफ इज़ इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका ऑब्जर्वर किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। तो इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास है। दूसरा देखिएगा, ये जो ऑब्जर्वर आपका बैठा है, इस ऑब्जर्वर को आप, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो आप ना तो घटा सकते ना बढ़ा सकते, ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते। ये कहाँ मूव करेगा? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन ही ये लगाई है कि वी वेलोसिटी से, और वी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर ये आपकी मूव कर रही है। तो पी जो पैसेंजर है इसके अंदर, ये भी तो ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा ना। ये कहाँ मूव करेगा? यही मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये कितनी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब तो ये देखिए कि ये वी वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपका क्या हो गया? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो देखिएगा, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। दोबारा मीनिंग समझिएगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था आपका, इसको आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा क्योंकि रेस्ट में था। तो रेस्ट के जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इस रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश भी क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं, कौन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे? पहली, जो रेस्ट में है सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। सेकंड, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, वो भी क्या होंगे? सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। तीसरी बात, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरेलल कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मूव करेगा तो वो भी क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यानी कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस moving parallel to a given inertial frame of reference with constant velocity,
तो वो भी आपका क्या होगा, एक इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्हीं 3 चीज़ों से ही आपको मिलने वाला है। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, कोई ट्रेन का डब्बा रेस्ट में है, तो वो इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई ट्रेन का डब्बा अगर वी वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, तो वो भी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तीसरा, प्लेटफॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू, प्लेटफॉर्म क्या हो गया, रेस्ट हो गया ना, तो वो तो इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो प्लेटफॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपका एक ट्रेन का डब्बा प्लेटफॉर्म के पैरेलल चले जा रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहा है, तो वो ट्रेन का डब्बा भी क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर हमें इस पी इवेंट की, यानी कि ये जो पर्सन है इसको हम ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो ये इवेंट हो गया हमारे लिए। तो इस इवेंट के क्या करने हैं, हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एस एंड विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो मैंने, अब ये देखिएगा, जो पी है वो इस ओ डैश के लिए तो किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि ये दोनों, जो पी आपका पर्सन है या जो पी आपकी इवेंट है, वो तो इसी डब्बे में हो रही है और इस डब्बे के साथ साथ ही चल रही है, क्योंकि इस डब्बे में ही हो रही है। तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने ये मान लिया कि ये एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश टाइम के ऊपर हुआ है, ये हमने कंसिडर कर लिया है। और जब ये वाला पर्सन ऑब्जर्वर इस पी इवेंट को देखेगा, तो वो तो यहाँ से देखेगा ना इसको। तो अगर यहाँ से देखेगा तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कौन से हैं, एक्स वाई और जेड। तो जो पी इवेंट है ऑब्जर्वर ओ के लिए, वो कहाँ पर हुई, एक्स वाई जेड पे हुई, और किस टाइम के ऊपर हुई, टी टाइम के ऊपर हुई। अब ये टी डैश और टी जो है वो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं, होता नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम दिखाएंगे टी डैश इज़ नॉट इक्वल टू टी, क्योंकि वहाँ पर हम कंडीशन लेंगे। क्या कंडीशन लेंगे, कि वहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये सेकंड वाला, वो बहुत कम वेलोसिटी से नहीं चल रहा, वो लगभग सी से चल रहा है, तो वहाँ पर टी और टी डैश इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर गैलीलियन में तो हमने कंडीशन मान रखी है कि सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत धीरे से चल रहा है। तो धीरे से चल रहा है, तो टी और टी डैश जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट सेम होंगे, यानी कि पी इवेंट ऑब्जर्वर ओ डैश को उसी टाइम नज़र आएगी जिस टाइम किसको नज़र आ रही है, ओ को नज़र आ रही है। तो ये इस कंडीशन की वजह से हमने टी और टी डैश को हम यहाँ पर मान लेंगे कि टी और टी डैश इज इक्वल टू, बोथ आर इक्वल फॉर ऑब्जर्वर ओ एंड ऑब्जर्वर ओ डैश। इवेंट पी इज हैपनिंग एट द सेम टाइम के ऊपर हो रहा है। अब देखिएगा मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स को एक्स डैश के साथ, वाई को वाई डैश के साथ, जेड को जेड डैश के साथ। ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा था, तो ये देखिए वाई में तो कोई चेंजेस नहीं आए और जेड में भी कोई चेंजेस नहीं आए, तो वाई डैश भी किसके बराबर हो गया, वाई के, और जेड डैश भी किसके बराबर हो गया, जेड के। पी के अंदर कोऑर्डिनेट में चेंजेस कौन से आ रहे हैं, एक्स वाले आ रहे हैं, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है। तो आप देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, आपका जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर हो गया, एक्स पे हो गया। ओ डैश से जब आप पी को देख रहे हैं, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, एक्स डैश हो गया। अब टी टाइम के बाद, क्योंकि पहले तो देखिए ओ डैश कहाँ पे था, ओ के ऊपर ही था, लेकिन टी टाइम बीत जाने के बाद ये यहाँ पे आ गया। तो ओ से ओ डैश, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है टी टाइम के अंदर, ये कितना हुआ, ये ओ डैश कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, वी वेलोसिटी से चल रहा था। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो आपका जो ओ से ओ डैश का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वी टी हो गया। नाउ यू कैन गिव अ रिलेशन इन बिटवीन एक्स एक्स डैश एंड दैट इज वी टी। कैसे दे देंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x है, यानी कि ये जो पूरा है वो बराबर है किस चीज़ के, वो बराबर है हमारा दैट इज़ x डैश के, और प्लस में इसके, देख लीजिए ये आपका x डैश है,
ये आपका वी टी है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या निकलाएगा, एक्स निकलाएगा। तो एक्स डैश प्लस में क्या हो गया हमारा, वी टी हो गया। जब भी आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो सबसे पहले उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बात करें जिसमें इवेंट जो है रेस्ट में हो। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ पी किसके अंदर है, एस डैश के अंदर। इस ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठा है ये आदमी, तो एस डैश के लिए, ओ डैश के लिए आपका पी रेस्ट में आ गया ना। आपका पी जो है वो मोशन में किसके विद रिस्पेक्ट टू था, ओ के। ओ तो आपका यहीं रह जाएगा क्योंकि आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ट्रेन का डब्बा तो आपका रेस्ट में था, ये ट्रेन का डब्बा चले जा रहा था और इस ट्रेन के डब्बे में पी था। तो पी की पोजीशन तो यहाँ चेंज हो रही है ना, किसके विद रिस्पेक्ट टू, ओ के। तो ओ के विद रिस्पेक्ट टू तो पी रेस्ट में नहीं है, लेकिन ओ डैश के विद रिस्पेक्ट टू पी किसके अंदर आया है, रेस्ट के अंदर आया है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन निकाल दी, इसके लिए तो पी रेस्ट में नहीं है, पी रेस्ट में किसके लिए है, एक्स डैश के। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके देखिएगा, कैसे चेंज कर देंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। आपने वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी इवेंट किस में आई है, रेस्ट में। तो y डैश इज इक्वल टू, हमने पहले ही कहा था कि p के y कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, p का y कोऑर्डिनेट यहाँ पर जितना था y था, तो ये तो यूं ही तो चल रहा है, तो y का y ही रहेगा। तो y डैश किसके इक्वल रहेगा, y के। सिमिलरली आपका जो p कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से तो नहीं आ रहा, ये तो मोशन तो हो ही नहीं रही। तो p कोऑर्डिनेट अगर यहाँ था तो z था, तो ये यूं का यूं z डैश ही रहेगा। आपकी z अलोंग z एक्सिस तो कोई मोशन ही नहीं हो रही, तो z डैश इज इक्वल टू z। और हमने पहले ही कंडीशन लगा दी थी कि o के लिए और o डैश के लिए इवेंट एक ही टाइम के ऊपर क्या हुई है, आपकी हुई है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन सी, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश को जो पी इवेंट है वो एक ही टाइम के ऊपर नज़र आई है। तो ये जो हमारी सेट ऑफ इक्वेशंस है ना, इन सेट ऑफ इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, दीज आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अगर आप इनको वर्ड्स में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कर रहा है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर रहा है, इक्वेशन दे रहा है, रिलेशन दे रहा है दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के साथ। और ये दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये है आपका एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ पैरेलल मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ऐसे दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जब आप रिलेशन निकालते हैं, इन रिलेशन को आप क्या नाम दे देते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अगर हमें कोरिलेट करना है तो किस तरह से कोरिलेट करेंगे, हम कहेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक सेट है इक्वेशंस का, कैसा सेट, जो दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, वेयर one inertial frame of reference is in rest and the another inertial frame of reference is moving with a constant velocity in a particular direction with respect to another frame of reference। तो एक frame of reference rest में है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और आपने क्या किया है, इन दोनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को एक इक्वेशन से रिलेट कर दिया है और इन इक्वेशंस के सेट को हम क्या नाम दे रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कह रहे हैं। अब देखिएगा इसको अगर आप उल्टी तरीके से दे देते, यहाँ पर तो ये देखिए हमने वो सेट पहले लिया है ना जिसके अंदर इवेंट किसके अंदर थी, रेस्ट के अंदर। तो आप उल्टा भी तो कर सकते थे ना, जैसे कि यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक्स तो वो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ना, वो कोऑर्डिनेट से जिसमें इवेंट आपकी मोशन के अंदर थी, रेस्ट के अंदर नहीं थी। तो आप इन्हीं चारों इक्वेशंस को
आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी तो दे सकते थे। आप ये भी कह सकते थे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस में वी टी, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश एंड टी इज इक्वल टू टी डैश। तो आपके पास चार इक्वेशन तो ये भी आ गई और निकली आपकी यहीं से है। लेकिन ये आपने तब निकाली है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इनको हम तब कह रहे हैं जब आपने एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू निकाली जब आपकी इवेंट किस में थी, रेस्ट में थी। तो रेस्ट में तो एक्स वाई डैश इसके विद रिस्पेक्ट टू थी एस डैश वाले के। अब यहाँ पर आप जब सेट ऑफ इक्वेशंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तो इवेंट आपकी रेस्ट में नहीं है एक्स वाई जेड के लिए, ओ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो आपका पी इवेंट मूव कर रहा है। तो ऐसे सेट को आप क्या नाम दे देंगे, इसको आप नाम दे देंगे दैट इज योर इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इनको कहिएगा इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ये तब आप लेंगे जब बॉडी आपकी विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में होगी, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल रहे हैं। इनवर्स में आपका जो इवेंट है वो मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। और दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इनर्शियल फ्रेम के लिए ली गई हैं और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने दो लिए हैं कि जिसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट में है, दूसरा आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए गए हैं वहाँ पर न्यूटोनियंस लाज जो हैं वो काम कर रहे हैं। और न्यूटोनियन लाज को आप लाज ऑफ मैकेनिक्स भी कहते हैं। जो तीन लाज थे ना हमारे जो न्यूटन्स ने लिए दिए थे उनको हम लाज ऑफ मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ये तीनों लाज ही काम कर रहे हैं, जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर फिजिक्स के सारे लाज काम करते हैं। बेशक वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी से रिलेटेड हो या ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो। तो ये ड्रॉबैक है हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कि सिर्फ मैकेनिक्स के लाज ही ओबे होंगे। यानी कि ये जो हमारे दो सेट है ना, इसके अंदर जो भी इवेंट होगी उसके ऊपर सिर्फ आप मैकेनिक्स के लॉ या न्यूटन के तीनों लॉज ही ओबे करवा सकते हैं। बाकी फैराडेज लॉज वगैरह जो हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लॉज हैं वो यहाँ पर हमारी लिमिटेशन है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम ओबे नहीं करवा सकते। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी उसके अंदर मैकेनिक्स के लॉज ही ओबे नहीं होंगे, उसके अंदर तो फिजिक्स के सारे लॉज ओबे होंगे, चाहे वो आपके पास ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड हो। इसका मतलब ये है फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉज लगते हैं सारे के सारे ओबे होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनके फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस।